मैंने कुछ सर्कल्स बनाए हैं। तो सबसे पहले सर्कल क्या होता है? सर्कल तुम जानते हो, मतलब अगर उसकी डेफिनेशन टेक्निकली मैथमेटिकली बोली जाए, बड़ी डिफरेंट है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। लेकिन ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय डेफिनेशन। एक सर्कल इज अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। सर्कल इज अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। तो ये सर्कल सबको दिख रहा है। फिगर नंबर वन, सर्कल सबको दिख रहा है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से कोई भी लाइन जो सर्कल तक जाती है उसे कहते हैं रेडियस, तो ये रेडियस है। ये भी रेडियस है। एनी लाइन फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करती है उसे कहते हैं कॉर्ड। तो नाम दे दूं ए बी, तो ए बी जो होगी वो क्या होगी? कॉर्ड होगी। एरिया ऑफ सर्कल दुनिया जानती है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस। सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ये बातें सब लोग जानते हैं। अब बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज की। देखो, पहली प्रॉपर्टी सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जैसे लेट सपोज ये कोई कॉर्ड है, ये पॉइंट है सेंटर। अगर मैं सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं कॉर्ड के ऊपर, ए बी इज अ कॉर्ड, ओ इज सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैंने सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, मतलब ओडी, ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है ए डी इज इक्वल टू डी बी। ए डी इज इक्वल टू डी बी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक और चीज, ये एंगल कोई बाइसेक्ट करता है बेसिकली। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ये एंगल अगर थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, और ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, सेंटर एंगल को बाइसेक्ट करता है। दिस इज वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी। कई बार मैं रिपीट कर दी बेटा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। नेक्स्ट, अगर ये कोई कॉर्ड है ए बी, अगर मैं यहां से कोई एंगल बना दूं और यहां से कोई एंगल बना दूं, ये एंगल अगर थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। इसे कहते हैं बेटा सेम सेगमेंट थ्योरम। मतलब एंगल मेड ऑन द सेम बेस एज वेल एज इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। जैसे कि एंगल ए सी बी जो बन रहा है वो ए बी बेस पे बन रहा है। एंगल ए डी बी ये भी ए बी बेस पे बन रहा है, दोनों सेम सेगमेंट में। सेम सेगमेंट मतलब जैसे सर्कल में ये होता है मेजर सेगमेंट, ये छोटा वाला ये होता है माइनर सेगमेंट। तो दोनों एंगल इस केस में मेजर सेगमेंट में बनते हैं। तो ऐसे कोई भी एंगल जो सेम बेस पे होते हैं और सेम सेगमेंट में बनते हैं सर्कल के ऊपर, वो इक्वल होते हैं। और ऐसे दिए दो एंगल ही बनेंगे, ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स बनेंगे। और अगर मैं यहाँ से एक एंगल यहाँ से और बना दूं, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा।
एंगल मेड ऑन सेम बेस एज वेल एज इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी, जैसे ये कोई कॉर्ड है ए बी, ये अगर सेंटर है, ओ इज सेंटर, ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल टू थीटा। कोई भी कॉर्ड सर्कल पे जो एंगल बनाती है उसका डबल सेंटर पे बनाती है। एंगल सबटेंडेड बाय एनी कॉर्ड एट द सेंटर is twice of that angle which is subtended by same chord at any other point of the circle। कोई भी chord या कोई भी आर्क कह सकते हैं, आर्क ए बी सेक्टर, सॉरी माय मिस्टेक, कोई भी आर्क ए बी सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है। किसका डबल होता है? जितना ही वो आर्क सर्कल के किसी पॉइंट पे बनाती है। जैसे ए बी कॉर्ड या ए बी आर्क सर्कल पे एंगल बना रही थीटा, तो सेंटर पे बनेगा इसका डबल, दैट इज टू थीटा। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट एनी पॉइंट ओ, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट ओ सेंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो सेंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केस में ये प्रॉपर्टी वैलिड है। इफ टू कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, तो मैं कह सकता हूँ एओ इंटू ओ बी इट इज इक्वल टू सी ओ मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। एओ इंटू ओ बी इट इज सी ओ इंटू ओ डी। कोई भी दो कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, वो पॉइंट सेंटर भी हो सकता है, कहीं बीच में और भी कहीं हो सकता है। तो एओ इंटू ओ डी, माई मिस्टेक, एओ इंटू ओ बी, एओ इंटू ओ बी इट इज सीओ इंटू ओ डी। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ पे, कि कोई भी कॉर्ड या आर्क जो सर्कल पे एंगल बनाती है उसका डबल सेंटर पे बनाती है, उसी का एक एक्सटेंशन है। अगर मैं बोलता हूँ ए बी इज डायामीटर, ए बी इज डायामीटर, तो ये इसका सेंटर है ओ। जब ये सेंटर बोला गया और ए बी डायमीटर बोला गया, तो डायमीटर के ऊपर की तरफ एक सेमी सर्कल होगा, नीचे की तरफ एक सेमी सर्कल होगा, क्योंकि ए बी डायमीटर है। तो ये एंगल होता है 90। एंगल ए सी बी इट इज 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 180 होता है, ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल 180 होगा। मैं ऊपर लिखता हूँ ओ। तो ये आर्क ए बी या फिर कॉर्ड ए बी सेंटर पे एंगल बना रही है 180, तो उसका हाफ बनाएगी सर्कल पे, दैट इज 90। तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये वेरी फेमस प्रॉपर्टी। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ऐसा भी एक एंगल ही बनेगा, बहुत सारे बने। तो अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये एंगल भी 90 होगा। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये एंगल भी 90 होगा। ऑल दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ऐसा बोलते हैं। ये कुछ 5 6 प्रॉपर्टीज है, कुछ मैं और भी बताऊंगा अभी। मान लो ये सेंटर है,
तो ये एंगल अगर थीटा होता दूसरे सेगमेंट में ए बी, तो अब ये एंगल टू थीटा होता। ये आर्क ए बी या कॉर्ड ए बी इस सेगमेंट में थीटा सबटेंड करे तो इसका डबल सेंटर बनाएगी, तो ऑपोजिट साइड बनाएगी। जैसे यहाँ थीटा का ऑपोजिट साइड है, यहाँ पे थीटा का ऑपोजिट साइड उस तरफ होगा। तो थीटा का डबल टू थीटा तो होगा, लेकिन ऑपोजिट साइड होगा, बस ये याद रखना। अब देखो, थोड़ी बात करते हैं टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आती है, ध्यान दो सुनना। एनी लाइन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट सच दैट इट टचेस द सर्कल। वो लाइन सर्कल को टच करती है, ऐसे कि ये कोई मान लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट है पी। ये जो लाइन आएगी जो सर्कल को जस्ट टच करते हुए जाएगी, ये तो लाइन, ये पॉइंट टी है, तो पी टी इज टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो एक्सटर्नल पॉइंट से आती है, वो सर्कल को जस्ट टच करती है। इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, एक एक मिनट उससे पहले, टेंजेंट की एक बड़ी बहन होती है सेकंड। सेकंड एक ऐसी लाइन होती है जो एक्सटर्नल पॉइंट से आती है, सर्कल को दो पॉइंट में कट करती है। जैसे पी ए बी सेकंड, पी ए बी सेकंड। तो टेंजेंट और सेकंड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई लाइन है टेंजेंट, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट का मान लेते हैं पी। टेंजेंट की पहली प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट जो है वो रेडियस से हमेशा एंगल 90 बनाती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। ये अगर ये वाला पॉइंट ओ है, ओ अगर सेंटर है, तो ये ओ टी रेडियस हो जाएगी आर। तो टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। टेंजेंट एंड रेडियस ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 विद द रेट, मतलब एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट रेडियस से 90 का एंगल बनाती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टेंजेंट की पहली प्रॉपर्टी। टेंजेंट की दूसरी प्रॉपर्टी है किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है सर्कल पे। तुम ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ये लिमिट है कि मतलब किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। जैसे पॉइंट पी से जो दूसरी टेंजेंट ड्रॉ होगी वो ये होगी, पी आर। एंड लेंथ ऑफ बोथ दीज टू टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब पी टी इक्वल टू पी आर। Tangent from same external point are always equal length. Tangents from same external point are always equal. Tangents from same external point are always equal. किसी भी एक पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट बनाई जाएंगे, और सिर्फ दो ही बनाई जा सकती, तो उन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। अब अगर किसी एक पॉइंट से टेंजेंट और सेकंड दोनों ड्रॉ की जाती है, जैसे ये अगर टेंजेंट, ये मान लेते हैं सेकंड। पीटी टेंजेंट पी ए बी सेकंड।
तो अगर किसी एक ही पॉइंट से टेंजेंट और सेकंड दोनों ड्रॉ की जाती है, तो एक होती है टेंजेंट सेकंड थ्योरम। टेंजेंट सेकंड थ्योरम ये क्या कहती है? पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी, इट इज पी टी स्क्वायर। पी ए पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट और सेकंड दोनों ड्रॉ की जाएगी, तो पी ए इंटू पी बी इज पी टी स्क्वायर। दिस इज टेंजेंट सेकंड थ्योरम। किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट केवल दो ही ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन सेकंड इनफाइनाइट ड्रॉ की जा सकती है। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि पी से एक और सेकंड ड्रॉ कर दो। तो ये भी कह सकते हैं पी सी इंटू पी डी, इट इज पी टी स्क्वायर। ये भी टेंजेंट सेकंड थ्योरम है। तो ये इक्वेशन अगर मैं वन मान लेता हूँ और ये इक्वेशन मैं टू मान लेता हूँ, तो मैं फ्रॉम वन एंड टू से कह सकता हूँ पी ए इंटू पी बी, इट इज पी सी इंटू पी डी। पी ए इंटू पी बी, इट इज पी सी इंटू पी डी। पी ए इंटू पी बी, इट इज पी सी इंटू पी डी। लेकिन टेंजेंट सेकंड थ्योरम यही है। ये टेंजेंट सेकंड थ्योरम का एक रिजल्ट है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो सेकंड ड्रॉ की जाती है, तो पी ए इंटू पी बी इज पी सी इंटू पी डी। बेटा ये सारी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं, याद होनी चाहिए। इनका यूज आ जाता है, क्योंकि अगर याद नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। दिक्कत होगी तो क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा याद कर लो। अब देखो, टेंजेंट्स की बात हो रही है। टेंजेंट्स बेसिकली दो तरह की होती है। टेंजेंट्स बेसिकली दो तरह की होती है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट देखते हैं। मेरा टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का मतलब है दो सर्कल की कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल की कॉमन टेंजेंट। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। बेसिकली ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है। ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जैसे ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और बात आती है कि ट्रांसवर्स क्या होती है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट।
ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है इस केस में। ए बी एंड सी डी जो होंगे वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स होंगे। ये होंगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। तो उसको ऐसे याद रख सकते हो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक ही तरफ होती है, मतलब ऐसे दोनों टेंजेंट या तो दोनों सर्कल के ऊपर या नीचे, और ट्रांसवर्स में क्रॉस बनता है। मतलब एक ऊपर से नीचे की तरफ आती है दूसरे सर्कल पे, एक नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, मतलब बीच में क्रॉस बनता है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स। मेरा इनकी लेंथ के ना फॉर्मूले होते हैं। मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ के फॉर्मूले होते हैं। इन दोनों टेंजेंट की लेंथ तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो दोनों सर्कल की रेडियस पता हो, जिन दोनों की ये कॉमन टेंजेंट है, जिन दोनों सर्कल की ये कॉमन टेंजेंट है, उन दोनों सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए। और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। दोबारा समझ लो, दोनों सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए और दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीज पता हो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताई जा सकती है। जैसे मान लेते हैं, जैसे इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, ये सी वन एंड सी टू आर सेंटर्स। तो अगर मैं सी वन से सी टू को ज्वाइन कर दूं और इसको बोल दूं मैं डी, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डी। ये जो रेडियस है इसको मैं बोल दूं R1, और ये जो रेडियस है इसको मैं बोल दूं R2। ऐसे ही इसका सेंटर अगर बोल दूं मैं सी वन, इसका सेंटर बोल दूं अगर मैं सी टू, ये जो रेडियस है लेट सपोज ये मैं बोल दूं R1, और ये जो रेडियस बोल दूं मैं, ये लेट सपोज बोल दूं R2। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होती है, ये होती है अंडर रूट D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। बेटा ये याद रखनी है। ये होती है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होती है, अंडर रूट D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये होती है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। R1 and R2 are the radius of the two circles. तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अंडर रूट D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अंडर रूट D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। If two circles touch each other externally or internally, if two circles touches each other externally or internally,
line joining their centers always passes through point of contact, जहां दोनों सर्कल कांटेक्ट होगा। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली या फिर इंटरनली टच करेंगे, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली या फिर इंटरनली टच करेंगे, तो लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स ऑलवेज पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये अगर इसका सेंटर है, ये अगर इसका सेंटर है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां सर्कल दोनों टच होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास हो। जैसे अगर मैं, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, अब तुम लोगों को सर ये लाइन कैसे पास होगी, इसको थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो अगर, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। whenever two circle touches each other externally or internally, whenever two circles touches each other externally or internally, line joining their centers always passes through point of contact. एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और थ्योरम कह लो। मान लो ये कोई टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, तो पॉइंट सी पे ये टेंजेंट है। ये एंगल अगर थीटा, ये भी एंगल थीटा, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मतलब कोई टेंजेंट जिस सेगमेंट में जो एंगल बना रही है सर्कल, ये माइनर सेगमेंट में बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट, इसके बगल में जो ऑल्टरनेट सेगमेंट है, उस पे जो सर्कल पे एंगल बन रहा है वो इसके इक्वल होगा। जैसे अगर मैं पॉइंट बी पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये एंगल अगर अल्फा, इसके बगल में जो ऑल्टरनेट सेगमेंट है बड़ा वाला, उसमें जो सर्कल पे एंगल बन रहा है, ये एंगल अल्फा होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। पहले कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, अब थ्योरम्स पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल मतलब इजीएस्ट ऑफ द लॉ, दिस इज 14√2। ये क्या लिखा हुआ है, 14√2। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 14√2। अब पाई को पाई की फॉर्म में छोड़ देना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की फॉर्म में छोड़ देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 14√2 सेंटीमीटर। स्क्वायर का डायगोनल 14√2 है। देखते हैं। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल बोला गया है 14√2, तो साइड हो जाएगी 14, साइड हो जाएगी 14। ऐसा बनेगा सर्कल। सर्कल इंस्क्राइब्ड है मतलब अंदर है उसके, और चारों साइड को टच करते हो जाएगा। इंस्क्राइब का मतलब ही यही होता है कि चारों साइड को टच करते हो जाएगा। तो इस सर्कल का डायामीटर कितना होगा, 14 ये डायामीटर है। ये सेंटर हो जाएगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। ये भी 7।
तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 49 पाई। करेक्ट आंसर इज 49 पाई। सभी लोग करें। द डिस्टेंस ऑफ अ chord ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज 5। ये chord है, ये सेंटर है। सेंटर से chord का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है 5 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13। ये रेडियस है 13, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये भी 12 होगा, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा। तो अगर डी भी अगर 12 है तो ए डी ये भी 12 होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद कॉर्ड एज वन ऑफ इट्स साइड्स? का मतलब जो साइड ए बी है वो हो गई 24। तो बेसिकली अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाए और बनाने की जरूरत नहीं है, उसका एरिया पूछा है, कॉर्ड उसकी एक साइड है, उस ट्रायंगल की एक साइड कॉर्ड है, मतलब ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी एक साइड 24 है, उसका एरिया बता। तो एरिया हो जाएगा √3/4। 24 × 24, 144 √3। ये क्वेश्चन करो। बीपी एक टेंजेंट बोली गई है एट द पॉइंट बी। एंगल ए बी सी 60 बोला गया है, ए पी बी 20, फाइन एंगल बी ए। एक काम करते हैं, इस पूरे एंगल को बोल देते हैं थीटा। तो ये भी एंगल थीटा होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की वजह से, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की वजह से। तो पूरा बड़ा ट्रायंगल देखो बी सी, पूरे बड़े ट्रायंगल में 60 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस 20, ये मिला के 180 हो गया। 2 थीटा यहाँ से आ गया है 100, थीटा की वैल्यू आ गई है 50। अब अगर मैं, जो एंगल चाहिए मेरे को बी ए, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। तो ट्रायंगल बी ए पी में थीटा प्लस अल्फा प्लस 20, ये मिला के 180। थीटा कितना आ गया है 50, प्लस अल्फा प्लस 20, ये मिला के आ गया 180। 50 प्लस 20 70, तो अल्फा की वैल्यू आ गई है 110। 180 माइनस 70 इज 110, और अल्फा ही चाहिए था। जो एंगल बी ए पी था वो अल्फा था। आंसर इज 110। तो दो केस बनेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल chords of length 6 and 8 drawn inside a circle of radius 5 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, ये 8 सेंटीमीटर की मान लेते हैं। इस केस में ये हो गया सेंटर। मुझे इन दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये दोनों कॉर्ड को बाइसेप्ट करेगा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, और रेडियस दिया 5। इस केस में ये 4 है और ये 4 है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। रेडी मतलब ये लेंथ ऑफ कॉर्ड, एक एक कॉर्ड की लेंथ थी 6, दूसरी कॉर्ड की लेंथ थी 8। इस केस में ये भी 5 है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। डायग्राम सही नहीं बना, फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो
आंसर इज 7, दिस इज 7। तो दोनों कॉर्ड के बीच का गैप कितना हो गया? 7। लेकिन दूसरा केस, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही तरफ हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है। ये अगर सेंटर है, 4 4 3 3, ये भी 5 और ये भी 5 रेडियस। तो 5 बेसिकली ये लेंथ होगी। मैं तुम्हें एक बार कलरिंग भी दिखा देता हूँ। जो रेड शेडेड है, दैट इज 5। यहाँ लिख लो 5। तो पहले ये अगर 4 है और ये 5 है तो इतना 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 3 लेंथ हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी ये 4 होगी। तो बीच की ये लेंथ जो होगी, ये लेंथ होगी 4। तो बीच की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, पूरी लेंथ 4 - 3, दैट इज 1। आंसर इज 1 भी हो सकता है। 4 - 3, यहाँ पे 4 + 3 है, 4 - 3। आंसर इज इधर 1 और 7। ये क्वेश्चन करो। बी डी ई जो है, बी डी ई ये एंगल है 100। ए बी डी ये है 110। तो ए बी सी डी एक, या ए बी डी सी ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों एंगल में चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम होता है 180। तो ये एंगल 70 हो गया, ये एंगल 80 हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 100 हो गया। एंगल ए प्लस एंगल सी 170 हो गया। एंगल ए प्लस एंगल सी इज 170। ये क्वेश्चन करो। सब लोग देखो, ओ सेंटर बोला गया है। तो ये लाइन सबको टेंजेंट दिख रही होगी, सबसे नीचे जो सर्कल को टच करते हुए जा रही है। तो ओ सेंटर का मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस होगी। और ये पूरा एंगल जो होगा 90 होगा। तो इतना ये एंगल 20 हो गया। ये पूरा एंगल 90 क्यों होगा? टेंजेंट मेक्स एंगल ऑफ 90 विद द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये 70 तो ये 20। ये एंगल कितना हो गया? 20। ये एंगल हो गया 140। बिकॉज 20 20 40, तो ये एंगल हो गया 140। तो ये एंगल हो गया 40। ये एंगल हो गया 90। तो नाम दे दो ए बी। ट्रायंगल ओ ए बी सबको दिख रहा होगा, ट्रायंगल ओ ए बी। उसमें 40 प्लस एक्स प्लस 90, ये मिला के 180। 40 + 90 130, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 50। 180 - 130, आंसर इज 50। तो वैल्यू ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी 50। ये अभी नहीं कर पाओगे, इसको रुकते हैं अभी जरा। ये करो पहले, 8th क्वेश्चन पहले करो। 3 आइडेंटिकल सर्कल्स है। आइडेंटिकल मतलब इक्वल सर्कल्स, क्योंकि रेडियस इक्वल, एरिया इक्वल, सब कुछ इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। एरिया है 16 पाई। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये 16 पाई है, तो यहाँ से आर स्क्वायर आ गया 16। पाई पाई कैंसिल, तो आर आ गया 4। तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल हो गया 4।
अब ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और ये इसका सेंटर। अगर मैं तीनों के सेंटर को ज्वाइन करूं तो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगी। मैंने बताया था जब भी कभी दो सर्कल एक्सटर्नली या इंटरनली टच करते हैं, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑलवेज पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ए सेंटर हो गया, बी सेंटर हो गया, सी सेंटर हो गया, ए बी सी तीनों के सेंटर है। तो जो ट्रायंगल ये एबीसी बनेगा, ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल क्यों बनेगा ये समझ लो। ये है 4, ये है 4, तो साइड हो गई 8, तो ये भी 4 और ये भी 4, ये भी साइड 8 हो जाएगी। ये भी 4 और ये भी 4, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, इतना पार्ट, इतना पार्ट, और ये जो पार्ट है ये आर्क वाला, ये एक सेक्टर बन रहा है। ये जो मैंने रेड पोर्शन बनाया ये एक सेक्टर है। तो पहले काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4। ये हो गया 4√3। एक सेक्टर का एरिया, ये हो गया 60/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 इंटू 4। बिकॉज एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये पोर्शन एक सेक्टर है। मैं शेडेड भी कर दूँ, जैसे ये जो रेड शेड है, ये जो रेड शेडेड पोर्शन है ये एक सेक्टर है। तो एरिया हो गया ये 1/6 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 4। तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 8 पाई/3। ये एक सेक्टर का एरिया हो गया 8 पाई/3। तो ऐसे ऐसे तीन सेक्टर बन रहे हैं। जैसा रेड शेडेड पोर्शन है सेक्टर, वैसे तीन बन रहे हैं। तो साइड हो गई है, माई मिस्टेक, √3/4 इंटू 8 16√3 आएगा। बिल्कुल बात सही है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, माई अपॉलॉजीज फॉर दैट, लेकिन गलती हो गई। तो जो तीन सेक्टर का एरिया होगा वो होगा 8 पाई/3 इंटू 3, दैट इज 8 पाई। अगर मैं पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर के एरिया माइनस करूँ तो एरिया ऑफ ब्लैक शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो जो ब्लैक शेडेड पोर्शन का एरिया है, एरिया ऑफ ब्लैक पोर्शन, ये हो गया 16√3 -8 पाई। 16√3 -8 पाई। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। करिए क्वेश्चन नंबर 9 करो सब लोग। PA and PB are two tangents of a circle with common point P। मतलब पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, PA एंड PB। PA 11 दिया है। तो पहली बात तो ये होगा, PA इक्वल टू PB इक्वल टू 11। Tangents from same external points are always equal in length. CD is another tangent of circle as shown in the figure. Find the perimeter of triangle PCD। एक बात बताओ, सी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है CA, और इस पॉइंट को नाम दे दो लेट सपोज M। क्या मैं कह सकता हूँ CA इक्वल टू CM, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट C। सिमिलरली DM इज इक्वल टू DB, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट D। अगर मैं इतनी लेंथ को x बोल दूं तो ये भी लेंथ x हो जाएगी, और PC हो जाएगा 11 - x। बिकॉज पूरा PA 11 था, पूरा PA 11 था, तो PC हो जाएगा 11 - x।
ये अगर y, तो ये भी y, तो PD हो जाएगा 11 - y, बिकॉज पूरा PB 11 था। पेरीमीटर चाहिए PCD का, तो वो आएगा, पेरीमीटर जो पूछा गया है वो होगा PC प्लस CD प्लस DP। PC प्लस CD प्लस DP, 11 - x, CD हो जाएगा x+y, और DP हो जाएगा 11 - y। x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 22। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD इज नथिंग बट 22। ये क्वेश्चन करना यार। ए बी एक कॉर्ड है, सेंटर हो, ए बी इज एक्सटेंडेड टू सी, ए बी को एक्सटेंड कर दिया गया सी तक, मतलब ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन होगी, सच दैट बी सी इक्वल टू ओ बी, बी सी एंड ओ बी इक्वल है। तो पहले ओ से बी तक लाइन ज्वाइन कर लेते हैं एक बार। बी सी इज इक्वल टू ओ बी, द स्ट्रेट लाइन सी ओ इज प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल एट डी। सी ओ स्ट्रेट लाइन है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया डी तक, मतलब सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन होगी। एंगल ए सी डी क्या है, वाई, ए ओ डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू के वाई, एक्स और वाई में के टाइम्स का रिलेशन, मतलब एक्स और के वाई। तो के की वैल्यू बताएं, देखो मैं कह सकता हूँ ये एंगल जो होगा ये भी वाई हो जाएगा, बिकॉज ट्रायंगल बी ओ सी आइसोसेलेस बन जाएगा, बी ओ एंड बी सी इक्वल है। तो ये जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा 2y। आई होप सबको क्लियर है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो ये एंगल जो होगा ये 2y होगा। और ओ बी एंड ओ ए ये भी इक्वल होंगे, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी एंगल 2y होगा। सबको एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए ओ सी, सबको एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा ए ओ सी, उसमें एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी जो एक्स है, ये एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये एक्स जो होगा ये 2y+y, ये वाला 2y और ये वाला y, इनके सम के इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू 2y+y, दैट इज 3y। तो x इज इक्वल टू 3y, एक्स और वाई में जो रिलेशन आ गया वो 3y का आ गया, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। k इज इक्वल टू 3। तो वैल्यू ऑफ k इज, फर्स्ट ऑप्शन आंसर इज 3। ये क्वेश्चन करो। chord ED is parallel to diameter AC. AC is diameter, AC and ED are parallel। एक चीज गिवन नहीं है, ये चीज गिवन होनी चाहिए, ओ सेंटर है। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ओ सेंटर ये गिवन होना चाहिए। एंगल सी बी ई, ये एंगल 65 है। एंगल डी ई सी बताना है, ये वाला एंगल बताना है। एक काम करते हैं, ओ से ई को ज्वाइन कर लेते हैं। ये एंगल 65, तो ये जो एंगल होगा ये 130 होगा। कॉर्ड कॉर्ड ई सी सर्कल पे जो एंगल बनाएगी उसका डबल सेंटर पे बनाएगी। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ओ ई इज इक्वल टू ओ सी, ओ ई इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस। तो ट्रायंगल ओ ई सी
क्या बनेगा, आइसोसेलेस स्ट्रेंथ। तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा। तो मैं 130 थोड़ा बाहर की तरफ लिखता हूँ, ये 130 थोड़ी जगह लेके इसलिए। और ये एंगल, एंगल ओ, बेसिकली एंगल ओ इज 130, जैसा बोलते हैं एंगल ई ओ सी, ये वाला एंगल 130। तो 130 प्लस 2 थीटा, इट इज 180। 2 थीटा इज 50। तो यहां से थीटा आ गया 25। लेकिन पूछा गया है एंगल डी ई सी। देखो ये भी थीटा ही होगा, देखो कैसे। एसी और ईडी पैरेलल है तो लाइन, एसी और ईडी पैरेलल है तो लाइन ईसी, लाइन सी ट्रांसवर्सल होगी। तो ये एंगल अगर थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो थीटा आ गया 25, तो आंसर इज 25। ये वाला एंगल जो पूछा गया था ये आ गया 25। करेक्ट आंसर इज 25। करेक्ट आंसर इज 25। ये वाला क्वेश्चन सब लोग करें। इन द फिगर गिवन below, not drawn to scale, A, B and C are 3 points on a circle with center O। ठीक है, ए बी सी एक 3 पॉइंट है, सर्कल पे सेंटर ओ है। द कॉर्ड बी ए इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट टी। कॉर्ड बी ए जो है, इसको एक्सटेंड कर दिया पॉइंट टी, मतलब बी ए टी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी ए टी इज अ स्ट्रेट लाइन। So this CT become a tangent. Okay. Angle ATC है 30। Okay. ACT 50। मेजर ऑफ एंगल BOA, ये बताना है BOA। देखते हैं। एंगल बताना है BOA। एक काम करते हैं, मैंने C से O को ज्वाइन कर लिया। मैंने जरा C से O को ज्वाइन कर लिया है। ये एंगल जो होगा 50 प्लस 30 80, तो ये एंगल हो जाएगा 100। ये एंगल हो जाएगा 100। अब एक बात बताओ, ये रेडियस है, बिकॉज वो सेंटर था, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये एंगल अगर थीटा, मैं रेडियस हटा दे रहा हूँ, रेडियस समय सबको आ गया है, जगह हो जाएगी थोड़ी सी, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। सिमिलरली ये एंगल अगर अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा। और ये एंगल को अगर एक्स बोल देते हैं तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ 2 थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 एक्स मिला के 180। 2 थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 एक्स मिला के 180। तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा प्लस अल्फा प्लस एक्स मिला के 90 डिग्री। ये बात समझते हैं पहले तो। जब ये एंगल 50 दिया है, तो एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए ये होगा 50 ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। इसका मतलब एक्स प्लस थीटा ये हो गया 50। एक्स प्लस थीटा ये अगर 50 हो गया, इसको अगर यहाँ पे यूज कर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई है 40। तो अल्फा की वैल्यू आ गई है 40।
अल्फा की वैल्यू आ गई है 40, तो ये एंगल जो हो गया, ये एंगल 100 हो जाएगा, बिकॉज अल्फा 40 है, ये वाला अल्फा भी 40 होगा। 40 + 40 80, तो ये एंगल हो जाएगा 100। दिस एंगल कम्स आउट टू बी 100। और ये वैसे भी 100 होता, डायरेक्टली भी कह सकते थे, क्योंकि अगर एक्स प्लस थीटा अगर 50 है, एक्स प्लस थीटा अगर 50 है, तो उसका डबल सेंटर पे बनेगा। एसी कॉर्ड जितना एंगल सर्कल में बनाएगी, उसका डबल वो सेंटर पे बनाएगी, तो ये एंगल वैसे भी 100 होगा। अब देखते हैं। और अल्फा प्लस थीटा, ये अल्फा प्लस थीटा, ये एंगल 80 हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा एंगल 100 है, तो अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा 80। अल्फा प्लस थीटा को अगर मैं फिर से यहाँ पे यूज कर लूं, तो अल्फा प्लस थीटा, तो यहाँ से फिर मैं कह सकता हूँ कि एक्स आ जाएगा 10, एक्स आ जाएगा 10, और अल्फा आ गया है 40, तो ये वाला पूरा एंगल हो गया 50। एक्स प्लस अल्फा मतलब एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, जो कि हो गया एक्स प्लस अल्फा, वो हो गया है 40। 40 + 10 50, माई मिस्टेक, 50। 40 + 10 इज 50। और जब ये एंगल अगर 50 हो गया, तो इसका डबल यहाँ पे 100 हो जाएगा। वो बी ए कॉर्ड, ए बी कॉर्ड या बी ए कॉर्ड सर्कल पे जो एंगल बनाएगी, उसका डबल सेंटर पे बनाएगी, तो एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए ये हो गया 100। एंगल बी ओ ए ये हो गया 100। तो कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे सर्कल में, एक क्लास और लगाएंगे, उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तब तुम्हारा सर्कल अच्छे से क्लियर हो पाएगा। वैसे तो काफी सर्कल में कर लिया है, लेकिन एक क्लास और लगाएंगे, उसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। उसमें आज, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। सबको सारी बात क्लियर? ओके।